अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा, आज हम प्रैक्टिकली ये डिस्कस करेंगे कि कैसे आप स्टॉक एक्सचेंज में एक पर्टिकुलर अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं। और यहाँ मैं मुखातिब हूँ इन्वेस्टर से। अब इन्वेस्टर डेली बेसिस पे तो एनालिसिस नहीं कर सकते। अभी स्टॉक एक्सचेंज में हमारे पास म्यूचुअल फंड्स, एक्सचेंज एंड फंड्स, शेयर्स होते हैं, तो यहाँ पे क्या एलोकेशन होनी चाहिए, कैसे आपने एनालिसिस करना है, तो ये डिटेल हमारी डिस्कशन होगी, कुछ मेरी तरफ से रिकमेंडेशन भी होंगी। तो स्टार्ट करते हैं। इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने से पहले आपको अपने आप से कुछ क्वेश्चंस करने चाहिए कि आप एक्चुअली इन्वेस्टमेंट करना क्यों चाहते हैं। आपके माइंड में गोल क्या है। अगर मैं गोल की बात करूं तो मे भी आपके माइंड में हो कि 15-20 साल बाद आपको अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए एक पर्टिकुलर अमाउंट चाहिए होगी, तो उस पर्टिकुलर अमाउंट तक कैसे पहुंचा जा सकता है। दूसरी बात, मे भी आपके माइंड में हो कि 20 से 25 साल बाद या 30 साल बाद आप रिटायर होना चाहते हैं और रिटायरिंग के पॉइंट पे आपके पास एक पर्टिकुलर अमाउंट होनी चाहिए। तो एक्चुअली पहले आपको एक प्रॉपर गोल सेट करना पड़ेगा और उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट में आ सकते हैं। और मैं बात कर रहा हूँ ख़ास तौर पे इन्वेस्टर से, मेरी ट्रेडर से अभी कोई बात नहीं हो रही। आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि मिसाल के तौर पे आप एक पर्टिकुलर आपके पास अमाउंट होती है मंथली, चाहे वो 10,000 है या 50,000 है या इससे भी ज़्यादा है, तो आपके पास कौन कौन से एवेन्यूज़ हैं, कौन कौन से ऑप्शंस हैं और आपके लिए क्या बेहतरीन स्ट्रेटजी हो सकती है। ये एक मेरी तरफ से आपके लिए ऑप्शनल या एजुकेशनल वीडियो होगी जिसको आप अकॉर्डिंगली देख सकते हैं। देखें, सबसे पहले मैं आपको पैरामीटर्स बताना चाहता हूँ, जिसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं पैरामीटर्स की। अगर मैं बात करूँ, उसके बाद बाकी डिस्कशन करते हैं कि आपको एटलीस्ट सबसे पहले अपना गोल सेट करना पड़ता है कि आप इन्वेस्टमेंट अगर करना चाहते हैं तो उसके पीछे क्या आपकी वर्किंग है, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, और ऑब्जेक्टिव क्या है इन्वेस्टमेंट का, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। यहाँ पे तो मैंने सिर्फ स्टॉक्स लिखे हैं ना दूसरे पॉइंट्स में, बाकी ऑप्शंस की भी हम बात करेंगे कि जो भी आप स्टॉक सिलेक्ट करेंगे वो फंडामेंटली स्ट्रांग हो, इस्टेब्लिश कंपनीज हो, और कम से कम उनके जो पिछले 3 से 5 साल के जो रिटर्न्स हैं, फाइनेंशियल्स का क्या मतलब कि जो सेल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर हों, रेवेन्यूज़ बेहतर हों। वो मैं आपको बताऊंगा कि आपने कहाँ से देखना। बड़ी सिंपल बात है, कोई टेक्निकल हम बात नहीं करेंगे, कोई आपको लाखों रुपए कोर्सेज की देने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट अंडरस्टैंड करें कि जो हम अपने क्लाइंट्स के साथ डिटेल शेयर कर रहे हैं वही मैं आपके साथ फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर कर रहा हूँ। उसके बाद आपने देखना होता है एक्चुअली कि जो भी आप इन्वेस्टमेंट मंथली कर रहे हैं, चाहे वो 5,000 है, 10,000 है, 50,000 है, वो आप, या तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप एक फ़िक्स डेट बना लें कि मिसाल के तौर पे आपकी सैलरी आई या आपकी प्रॉपर इनकम आई, वो डेट बनती है 5th। तो 5th को जो भी आपके पास प्लानिंग में हो कि आपने इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, इन ETFs में इन्वेस्ट करना है, इन म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो 5 को कर दें। मत देखें कि उस टाइम स्टॉक्स की क्या प्राइसेस हैं। ये स्ट्रेटजी काम करती है, बिल्कुल करती है। इसके अलावा एक दूसरा ऑप्शन भी है कि अगर आप चाहते हैं कि जहाँ पे आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जहाँ पे आपको 18% का रिटर्न आना है, अगर चाहते हैं कि वहाँ पे आपको 20 या 21% का रिटर्न आ जाए, तो फिर ज़रा आप टेक्निकल्स को एक बार देख लें। अगर आप देखना चाहते हैं थोड़ा बहुत, वो भी मैं आपको बताऊँगा, दोनों ऑप्शंस। इसके बाद आपने कोई भी सिप का क्या मतलब होता है कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, आपने उसमें से कोई भी मंथ आपने स्किप नहीं करना, कोई भी साल आपने स्किप नहीं करना। मिसाल के तौर पे आपने प्लान बनाया कि भाई मैं 20 साल का प्लान के साथ चल रहा हूँ। 20 साल में से लेट से अगर आपने 1 साल भी निकाल दिया ना, आपके पास कोई भी डाउनफॉल आ गया, कोई भी प्रॉब्लम आ गई, तो आप ये समझ लीजिएगा कि आपके 8 से 10% का आपको जो है ना वो बेनिफिट नहीं हो पाएगा। ये मैं आपको बता दूँ, क्योंकि ये एक सिस्टमेटिक तरीके से होता है। दूसरी बात, ये लोग बहुत ज़्यादा मिस करते हैं कि जब आपने सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के अकॉर्डिंगली इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दी, तो आपने हर साल अपने इन्वेस्टमेंट में 10 से 15%, 10% आपने उसमें ऐड करते जाना है। क्या मतलब, आपने स्टार्ट किया भाई मैं 10,000 मंथली इन्वेस्ट करूँगा, आपने 12 महीने 10-10 हज़ार पे इन्वेस्ट करते गए। फिर जैसे ही 1 साल कंप्लीट हुआ तो आपकी जैसे इनकम बढ़ी, तो आपने क्या किया कि इस 10,000 में 10% फर्दर ऐड कर दिया कि अगले साल आप क्या करेंगे, 11,000 पे उसमें इन्वेस्ट करेंगे। उससे जो तीसरा साल होगा उसमें फर्दर आप 11,000 का 10% लेके उसमें फर्दर आप ऐड करते जाएंगे। तो ये आपकी जो वेल्थ एक्यूमुलेट होगी ना, अक्सर लोग कहते हैं कि सर आप ये लोगों को दिखाते हैं, समझाते हैं कि आप चंद हज़ार लगाएं तो वो करोड़ों कैसे बन जाते हैं। ये ऐसे ही करोड़ों रुपए बनते हैं अगर आप एक प्रॉपर प्लान के साथ चलें। चलिए, ये बात क्लियर हो गई, पैरामीटर्स मैंने आपको बता दिए। अभी फर्दर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं कि स्टॉक्स, ETFs, म्यूचुअल फंड्स। वैसे मैं अपनी अर्लियर वीडियोस में भी आपको इसके बारे में गाइड कर चुका हूँ।
के स्टॉक्स जो हैं वो आप डेली बेसिस पे बाय सेल कर सकते हैं। ईटीएफ्स और स्टॉक्स आपस में मिलते जुलते हैं, इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। बस स्टॉक्स की एक बंडल बना दिया जाता है और उसको ईटीएफ का नाम दे दिया जाता है। जहाँ पे स्टॉक्स थोड़े से वैल्यू में ज़्यादा होते हैं, लाइक काफ़ी ऐसे शेयर हैं जो कि 1000 रुपये का भी शेयर है, 600 का भी शेयर है, 500 का भी शेयर है। तो आप तो वहाँ पे पर शेयर उतनी प्राइस देंगे, बट ईटीएफ्स में यूनिट्स बना दिए जाते हैं, तोड़ दिए जाते हैं, 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये। तो अगर आप ईटीएफ्स में इन्वेस्ट करेंगे तो वो फ्यूचर में आपको ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है अगर आप स्टडी नहीं करना चाहते। और यूनिट्स की प्राइस मिसाल के तौर पे आज आपने 10 रुपये पे ईटीएफ खरीदा तो वो आने वाले टाइम में 100 पे भी जाएगी। और ड्यूरिंग दिस टेन्योर जब भी ये टाइम बढ़ेगा तो आपको जो डिविडेंड है वो भी मिलेंगे। जिस तरह स्टॉक्स में डिविडेंड मिलते हैं उसी तरह ईटीएफ में भी डिविडेंड मिलते हैं। म्यूचुअल फंड थोड़े से डिफरेंट इस तरह से होते हैं कि आपने अपने पैसे एक मैनेजर को देने हैं। ठीक है, आप एग्जांपल करें कि आपके पास चंद लाख रुपए थे, आपने किसी दोस्त को दे दिए कि भाई ये लो भाई, मेरी जगह पे आप इन्वेस्ट कर दो और मुझे रिटर्न देते रहना। तो इसकी फ़ी भी होती है, एंट्री एग्जिट जो आपकी वेल्थ होती है उसके ऊपर कुछ परसेंटेज होती है, 2-3% तक होती है, वो चार्ज भी करते हैं और अकॉर्डिंगली आपको फिर बेनिफिट भी मिलता है। तो 3 ऑप्शंस एक्चुअली हमारे पास होते हैं। मैंने सिंपल वे में छोटा इसलिए बताया है क्योंकि मैं ऑलरेडी वीडियोस में ये डिस्कस कर चुका हूँ। अच्छा, अगर हम बात करें तो स्टॉक्स, ईटीएफ्स, म्यूचुअल फंड्स में से हमारे पास ऑप्शन कौन-कौन से हैं? देखिएगा कि जो सबसे बड़ी गलती होती है ना, मैं समझता हूँ, वो ये है कि आप आते ही सिर्फ़ और सिर्फ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं और ये ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप 2 या 3 जगह पे आप इन्वेस्ट करें। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं, मैं कहता हूँ आपको कि आप ऑप्शन 1 आपके पास ये है कि आप 40% जो है वो क्या करें, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें, 30% आप करेंगे ईटीएफ्स में इन्वेस्ट और 30% जो आपका रह गया है वो आप म्यूचुअल फंड में रेगुलर बेसिस पे इन्वेस्ट करते जाएँ। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप कहते हैं कि सर ये जो है ना, ये मुझे म्यूचुअल फंड जो है मुझे ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं करते, स्टॉक्स और ईटीएफ्स की बात करें तो स्टॉक्स को मैं फिर कहूँगा कि आप 50% पे ले जाएँ और ईटीएफ्स जो हैं उनको भी आप 50% पे ले जाएँ, ठीक है। और आप कहते हैं कि नहीं, ना तो मैंने ईटीएफ्स में काम करना है और ना ही मैंने म्यूचुअल फंड्स में काम करना है, मैं चाहता हूँ कि मैं स्टॉक्स में काम करूँ क्योंकि इतनी अच्छी कंपनीज़ हैं, तो मैं सिर्फ कंपनीज़ में डायरेक्टली क्यों ना इन्वेस्ट कर लूँ। ये भी तो स्टॉक्स में काम करते हैं ना ईटीएफ्स, और म्यूचुअल फंड्स वाले भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, बाकी गवर्नमेंट बॉन्ड में भी करते हैं, जहाँ भी उनका दिल करता है लाइक अकॉर्डिंगली वो इन्वेस्ट कर देते हैं, आपसे उनको पूछना नहीं पड़ता। तो आप कहते हैं स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है 100%, ये थोड़ा सा रिस्की हो सकता है शॉर्ट टर्म में, बट अगर आप लॉन्ग टर्म देखें 2 साल, 5 साल, 10 साल, तो फिर आपको कोई परेशानी की बात नहीं है। यहाँ तक क्लियर हो गया कि आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। आइडियली मैं कहूँगा कि आप ऑप्शन 2 के साथ चले जाएँ या ऑप्शन 1 के साथ चले जाएँ। ऑप्शन 3 जो है वो आप स्टार्ट में ना लेके आएँ। एटलीस्ट जो 1 से 2 साल हैं आपके, या 1 से 2 साल, 2 साल कम से कम आप दूसरे ऑप्शन के साथ चलें या पहले ऑप्शन के साथ चलें। और इसमें भी मैं आपको बताऊंगा कि आपने कौन से स्टॉक्स, कौन से ईटीएफ्स और कौन से म्यूचुअल फंड जो हैं वो बेहतर हैं मेरी नज़र में। अभी हम उनके ऊपर बात कर लेते हैं। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर है। अच्छा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारी ये जो छोटी सी एफ़र्ट है ताकि हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसा नॉलेज प्रोवाइड करें, ख़ास तौर पे इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से, क्योंकि करंट अकाउंट में आपका जो पैसा है वो गल सड़ रहा है। तो आप हमारी एफ़र्ट्स को थोड़ा सा एक्नॉलेज किया करें, लाइक भी कर दिया करें और कमेंट ज़रूर किया करें, तो हमारे लिए ये अप्रिसिएशन होती है। बाकी अगर हम कैटेगरी की बात करें जिसमें मैंने म्यूचुअल फ़ंड की बात की, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन क्या है जी, महाना, सेव प्लस, यूबीएल और मीज़ान। इसके अलावा और भी हैं, आप सर्च कीजिएगा, लेकिन ये वो म्यूचुअल फंड्स हैं जो कि मेरी नज़र में ज़्यादा बेहतर हैं, जिसमें महाना, सेव प्लस और यूबीएल टॉप पे। अच्छा, दूसरे में एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तकरीबन कोई 9-10 के करीब अभी तक ईटीएफ्स आ चुके हैं। वो भी ऐसे ही हैं जैसे कि कंपनीज लिस्टेड होती हैं, आप डेली बेसिस पे बाइंग एंड शेयरिंग सेलिंग कर सकते हैं। इसमें एक तो है महाना इस्लामिक ईटीएफ, दूसरा है मीज़ान ईटीएफ, और इसके अलावा बाकी भी ईटीएफ हैं जिस तरह जेएस बैंक का है, एचबीएल का है, बाकी बैंक्स के भी हैं। तो अब मेरी नज़र में ये 2 हैं, तो आप अगर देखना चाहें, अपना एनालिसिस करने के बाद आप इनमें पोजीशन ले सकते हैं और रेगुलर बेसिस पे आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, अगर यहाँ पे मैं स्टॉक्स की बात करूँ, अभी मैंने आपको एनालिसिस बताना है कि आपने उनका फंडामेंटल, टेक्निकल एनालिसिस वगैरह कैसे करना है, ठीक है। अच्छा, स्टॉक्स की मैं बात करूँ तो यहाँ पे मैंने चंद स्टॉक्स को सिलेक्ट किया है, जिसमें आप देखिएगा कि मैंने बैंकिंग सेक्टर में 3 बैंक्स को सिलेक्ट किया है। यहाँ पे ये भी क्वेश्चन होता है कि सर यहाँ पे आपने इनको सिलेक्ट किया है तो बाकी और भी तो यहाँ पे हमारे पास बैंक्स वगैरह आ जाते हैं। बिल्कुल आ जाते हैं, ये मेरी अपनी चॉइस है, बाकी आप ज़रूर अपना एनालिसिस कीजिएगा अगर आपके पास टाइम है। इसमें फैसल बैंक, मीज़ान बैंक,
MCB, ये तीनों बैंक मेरे लिए ज़्यादा बेहतर हैं, मुझे अच्छे लगते हैं लाइक रिटर्न्स वाइज, और इनकी अगर मैं बिज़नेस मॉडल देखूँ तो ये अच्छे हैं। इसके अलावा फर्टिलाइज़र सेक्टर में 3 मैंने कंपनी सेलेक्ट की हैं जी। एक तो है फौजी फर्टिलाइज़र, देन इफर्ट, उसके बाद एंग्रो कॉर्पोरेशन। यहाँ पे अगर आप देखें तो वो जो ये तीनों कंपनी में से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करूँगा FFC, फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी, और इसके साथ एंग्रो। एंग्रो क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि एंग्रो की होल्डिंग जो है वो एंग्रो इफर्ट को भी होल्ड करता है, और इसके अलावा भी काफ़ी ज़्यादा कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में भी लिस्टेड है जो कि एंग्रो होल्ड करता है। तो एंग्रो और FFC मेरी नज़र में ज़्यादा बेहतर है फंडामेंटली भी अगर हम देखें। ऑयल एंड गैस सेक्टर में मैंने यहाँ पे पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स जहाँ पे लिखना था, ये स्पेलिंग की यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, तो इसको इग्नोर कीजिएगा। ये पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स, और यहाँ पे ऑटोमोबाइल सेक्टर में मिल्लत ट्रैक्टर, और टेक्सटाइल सेक्टर में इंटरलूप। इंटरलूप मैंने क्यों सिलेक्ट किया? क्योंकि इसका सारा जो बिज़नेस है वो एक्सपोर्ट बेस पे होता है। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जिनकी बेसिस पे आप यहाँ पे 5, 6 या 7 स्टॉक्स निकालना चाहें, और अपना एनालिसिस करने के बाद भी इन स्टॉक्स में आप ऐड कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के। अच्छा, पर्टिकुलरली यहाँ पे हम बात कर लें कि अभी ये तो हमें पता चल गया कि मिसाल के तौर पे आपकी जो अमाउंट है, यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि आपके पास अमाउंट है जी कितनी भला, 50,000 लेट से अमाउंट है, तो 50,000 यहाँ पे क्या हो गया, ये यहाँ पे मुझे लाइक इसका जो कलर है वो चेंज करना था मैंने, सॉरी, यहाँ पे जो फॉन्ट का कलर है वो मुझे चेंज करना है। अच्छा, यहाँ पे लेट से आपकी जो अमाउंट है आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं वो 50,000 है। अभी आप देख लें कि आपने ऑप्शन 1 के साथ जाना है, ऑप्शन 2 या ऑप्शन 3, तो उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे 50,000 को डिवाइड कर दें, और पर्टिकुलरली जो भी लेट से आप यहाँ पे 25,000 रुपये या 50% अगर स्टॉक्स में लगाना चाहते हैं, तो आपने ये ध्यान रखना है कि जो आपका 25,000 है वो जो भी आप इनमें से कंपनी सेलेक्ट करें उसमें आप इक्वली अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करें। ये न मत कहें कि भाई उसके मैं 100 शेयर ले लेता हूँ तो उसके 500 ले लेता हूँ तो उसके 100 ले लेता हूँ, ऐसे नहीं करना, आपने अमाउंट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करनी है। ये क्लियर हो गया? अभी हम जी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के डेटा पोर्टल पे जा रहे हैं, और वहाँ से हम देखते हैं कि हमने इन्फॉर्मेशन को कैसे देखना है। अच्छा, यहाँ पे मैंने मिल्लत ट्रैक्टर का जो है वो स्टॉक निकाला है। तो यहाँ पे अगर इसकी मार्केट कैप की बात करें तो ये 100 बिलियन से ज़्यादा है। ये वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, जो कि अपने जो शेयर होल्डर्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा मुनाफा बेनिफिट देती है। अच्छा, यहाँ पे अगर हम देखें तो इसने पिछले जो इसकी सेल्स हैं ओवर द पीरियड वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर हैं। EPS काफ़ी बेहतर है, जो 2023 में EPS इतनी ज़्यादा बेहतर नहीं थी ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस। बट अगर हम इसकी पे आउट्स की बात करें ख़ास तौर पे, अब ये अपने शेयर होल्डर्स को लाइक क्या है कि डिविडेंड भी देता है और बोनस शेयर भी देता है, ठीक है, साल में 2 बार। तो ये एक अच्छी कंपनी आपके पोर्टफोलियो में, मेरे पोर्टफोलियो में तो है, आपके है या नहीं, आप लाइक होनी चाहिए नहीं, आप अकॉर्डिंगली इसको देखिए। यहाँ से आप इजीली देख सकते हैं कि यहाँ पे आपने देखा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे है, यहाँ पे आपने कंपनी को सर्च किया, और यहाँ पे आपने इसकी फाइनेंशियल्स भी देख लिए, और फिर आपने इसकी पे आउट रेशियोज़ भी देख ली, ठीक है। और यहाँ पे उसके बाद हम आते हैं जी सिप में। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैंने एक सिप के कैलकुलेशन की हुई है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे कहता हूँ कि मंथली इन्वेस्टमेंट जो है वो आपकी 50,000 है, आप 20 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट हम अभी नहीं लेते, और जो एक्सपेक्टेड रिटर्न्स हैं 18% जो मैंने कम रखे हैं। स्टॉक एक्सचेंज में आप 20%, 25% तक लेके जा सकते हैं, लेकिन ये मैंने कम रखे हैं यहाँ पे। तो इस बेसिस पे अगर आप ये 20 साल के लिए मंथली 50,000 इन्वेस्ट करें, जिसमें हर साल में 10% इंक्रीज़ वाला कॉन्सेप्ट मैं नहीं लेके आया, अगर वो लेके आए तो फिर तो बहुत ज़्यादा अमाउंट बन जाएगी। तो ये आपकी 20 साल में आपने 1.2 करोड़ लगाने हैं, और ये तकरीबन आपके 10 करोड़ रुपए जो है वो आपका बनेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर सिर्फ एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के अकॉर्डिंगली आप चलें तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। तो इसके अलावा हम टेक्निकल्स पे मूव करते हैं, और टेक्निकल्स पे मैंने चार्ट निकाला है। और टेक्निकल जो है वो SCStrade.com या कोई भी आप investing.com कोई भी आप ब्रोकर की निकाल लें, तो वहाँ से आप कंपनी को एक बार सिलेक्ट कर लीजिएगा। ये डेली चार्ट निकाल लिया, ये सिंपल डेली चार्ट है, आप कैंडल्स आप देख सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, ये उन लोगों के लिए जो कि थोड़ा टाइम लगाना चाहते हैं। अगर आप ये टाइम नहीं लगाना चाहते तो सिंपल आप एक पर्टिकुलर डेट सिलेक्ट कर लें, और उस डेट पे आपने इन्वेस्ट करते जाना है। नहीं देखना कि प्राइस ऊपर है नीचे है, वट जो भी है, बस कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग होनी चाहिए और आपने लॉन्ग टर्म अपने माइंड में रखना है, सही। यहाँ पे इंडिकेटर्स में आएंगी, और इंडिकेटर्स में यहाँ पे हमने सिलेक्ट करना है RSI हमने रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स सिलेक्ट किया। और यहाँ पे देखिएगा कि अभी यहाँ पे आप देखें तो इसकी अगर मैं सेटिंग करना चाहूँ, ठीक है, सेटिंग इट्स ओके।
अच्छा, यहाँ पे मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, इसको ज़रा मैं एक्सपैंड कर लूँ। यहाँ पे एक्चुअली मैं आपको बताऊँगा कि कहाँ पे आपने इसको बाय करना होता है। जब भी आपको ये वाले लेवल्स हैं, ये प्राइस नहीं है, ये वाले जो आप देख रहे हैं ये लेवल्स हैं, ठीक है। यहाँ पे मिलर ट्रैक्टर का मैंने RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स निकाला है। अभी जब भी आपको ये लगे कि ये 30 से नीचे है, अभी देखिए ये 22 पे आया हुआ है ये अभी, तो अभी इसमें बेहतरीन बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है, क्योंकि एक न्यूज़ आई कि इन्होंने अपने प्लांट बंद किए हैं, लोगों ने कहा कि जी अब इन्होंने प्लांट बंद कर दिया। हालांकि इतनी बड़ी बात नहीं है, वो इनके सेल्स टैक्स का एक मसला है, मैं आपको समझा देता हूँ। सेल्स टैक्स का मसला इस तरह से है कि जो ये जो कस्टमर से सेल्स टैक्स वगैरह चार्ज करते हैं वो कम है, जो पीछे अपने रॉ मटेरियल्स पे सेल्स टैक्स देते हैं वो ज़्यादा है। तो गवर्नमेंट जो है वो इनको रिफ़ंड का एक प्रोसेस नहीं बता रही कि इनके पैसे बनते हैं गवर्नमेंट से लेने वाले, लेकिन गवर्नमेंट इनको एक प्रॉपर तरीकाकार नहीं बता रही कि वो हम आपको कैसे देंगे। तो इन्होंने बस कहा है कि ठीक है, आप हमें पैसे नहीं देते तो चले हम अपना प्लांट बंद कर देते हैं। बट इवेंचुअली ये काम होते रहते हैं, कई बार ये होते हैं, कई बार बंद होते हैं, कई बार चलते हैं। तो अभी इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी काफ़ी है, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं वो इस स्टॉक को अभी एक्यूमुलेट कर रहे होंगे। तो इस तरह से आप प्रॉपर जो है वो एनालिसिस कर सकते हैं, और अपनी जब भी ये स्टॉक 30 से नीचे आए आप इसको बाय कर लें। अगर आप लेट से अगर आपकी काफ़ी मजबूरी बनती है, आपने निकलवाने हैं पैसे, तो जब आपको ये लगे कि ये 40 से ऊपर है तो फिर आप ये देखिए, ये अभी है ना, ये 40 से ऊपर हो 60 के करीब या 70 के करीब, तो फिर आप इसको सेल करके प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। बट यहाँ पे हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, तो आपने हमेशा लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव को ही देखना है। तो देखिए अभी यहाँ पे जो प्राइस चल रही है वो 536 चल रही है, जो कि ये देखिएगा, ये अभी इसका जो यहाँ पे अगर मैं लाइन ड्रॉ करूँ, ये डॉटेड लाइन देख रहे हैं, ये 516 या 515 जो है इसका सपोर्ट का लेवल है। तो ये इस लेवल तक आ सकता है, जितना ज़्यादा यहाँ पे आएगा उतनी ज़्यादा आपके पास बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। और ये स्टॉक जो है वो बढ़ता है, यहाँ पे देखें जब बढ़ता है तो बहुत जल्दी बढ़ता है, लेकिन कम होता है तो बहुत स्लो कम होता है। तो इसकी ये भी एक स्पेशलिटी है। तो ये एक एनालिसिस था जिसकी बेसिस पे अगर आप दोबारा शीट पे आएँ तो आपके पास ये 3 ऑप्शंस हैं, आपने पैरामीटर्स देखने हैं। पैरामीटर्स के बाद आपको ये मैंने थोड़ी सी अपने बेसिस पे इंफॉर्मेशन दी है, जिसको आप देख सकते हैं अकॉर्डिंगली अगर आपको बेहतर लगे। और काइंडली हमें अपनी जो राय है उससे ज़रूर आगाह करें। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में बात करते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।